हेलो दोस्तों, मैं त्रिभुवन कसाना। जैसे कि हिस्ट्री चल रही है और आज भी देखिएगा दोस्तों, मैं एक हिस्ट्री का ही पार्ट लेकर आया हूँ और बहुत ज़बरदस्त कहानी आपके बीच में लाया हूँ। और इस कहानी को आपको मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल विस्तार पूर्वक, जैसे हम पढ़ते आए हैं वैसे ही विस्तार पूर्वक दोस्तों कहानी चलाई जाए। देखिएगा, हिस्ट्री में आज जो हम दोस्तों पढ़ेंगे, मैं आपको बता चुका हूं 3 शासक हम पढ़ चुके हैं, मतलब 3 आक्रमणकारी हम पढ़ चुके हैं हिस्ट्री के अंतर्गत। जैसे हमने पहले पढ़ाया था, पहले जो हिस्ट्री का पहला पार्ट था दोस्तों, उसमें हमने पढ़ा था पहला मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। और दोस्तों हमने दूसरा जो पढ़ा था इसी हिस्ट्री के अंतर्गत, वो था महमूद गजनवी। और तीसरा जो हमने हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ा था दोस्तों, उसका नाम था मोहम्मद गोरी। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं, ये प्रथम मुस्लिम था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। और दोस्तों ये जो था, ये द्वितीय मुस्लिम था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। और दोस्तों ये जो था, ये तृतीय मुस्लिम था। अब मैं यहां पे लिख क्यों रहा हूं, आपसे कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिलाप करने के लिए दे दे कि सही क्रम क्या है इसमें, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, से पूछा जा सकता है दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसमें जो आक्रमण हुआ था वो कब किया था कासिम ने, तो 712 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। इसकी मैं बात करूं तो इसने जो आक्रमण किया है 1000 ईस्वी में, और मैं इसकी बात करूं तो इसने किया है 1175 ईस्वी में। ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं दोस्तों पिछले वीडियो में। मतलब कि कह सकते हैं कि अगर आपने इन तीनों के बारे में नहीं जाना तो आप मेडिवल हिस्ट्री को नहीं समझ पाएंगे। कोई भी मैं आपको पार्ट पढ़ाऊंगा दोस्तों, वो आप नहीं समझ पाएंगे। तो ध्यानपूर्वक ध्यान देना है कि इन पार्टों को देख लें और तभी दोस्तों इस वीडियो को देखें, क्योंकि मैं आज जो पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तों, वो चौथा जो पार्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा या हिस्ट्री के अंतर्गत जो आता है दोस्तों, गुलाम वंश आता है। तो दोस्तों सभी लोग गुलाम वंश हेडिंग डाल रहे हैं कि गुलाम वंश के बारे में हमें क्या क्या है, इसकी भूमिका देखते हैं। क्योंकि गुलाम वंश जो चला है दोस्तों, वो 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक चला है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां से, मतलब एक वंश है और यहां से बहुत ही प्रश्न यहां से दोस्तों पूछे जाते हैं। अरे थोड़ा पीछे हो जाओ थोड़ा सा। हाँ, अरे क्लास स्टार्ट हो चुकी है भाई। अरे अरे कैमरे पे गिरेगा कैमरे भाई, पीछे हो थोड़ा। हाँ सही, ठीक है। हाँ नेहा आप इधर हो जाओ थोड़ा, हाँ इधर साइड से हो जाओ। हाँ हो चुकी है स्टार्ट। ठीक है। अरे इस समय टाइम है क्या आने का, क्लास काफी टाइम हो चुका है, जल्दी बैठो। ले आजा भाई, तू ही पढ़ा ले, आजा तू ही पढ़ा ले, आजा। अरे क्लास स्टार्ट हो चुकी है, अब बैठ जाओ आराम से शांति से। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? बोलेगा कोई नहीं, सब शांति पूर्वक कहानी सुनेंगे, क्योंकि ये यूट्यूब पे वीडियो चल रहा है। कभी बोला कि सर जी वो चाहिए, वो सर जी ये बताओ, सर जी वो बताओ। सर जी नहीं बताएंगे इस समय, सर जी जब बताएंगे जब आपका ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसानी से आप शांतिपूर्वक सुनते रहो। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं तो ये गुलाम वंश आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के अंतर्गत। तो देखते हैं, सभी लोग हेडिंग डालेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश। यार गुलाम
वंश। ये चला है 1206 से 1290 तक। दिल्ली सल्तनत पे प्रथम कोई वंश है जिसने शासन किया था तो वो गुलाम वंशी दोस्तों था। इसमें सबसे पहले अगर हम देखें कि भाई गुलाम वंश को पढ़ने से पहले, अरे बैठ जा यार, गुलाम वंश को पढ़ने से पहले अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से ऐसे शासक हुए दोस्तों, उनके बारे में हमें जानना है कि भाई कितने हमें शासक गुलाम वंश के अंतर्गत पढ़ने हैं। तो उनका क्रम सही क्या है, मैं बिल्कुल क्रम सही लिखूंगा और आप जल्दी से नोट कर लें उस चीज को, जल्दी से क्लास आगे बढ़ाते हैं भैया। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका सबसे पहले गुलाम वंश का एक शासक हुआ जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका शासक हुआ है पहला। और दोस्तों इसने जो शासन किया है वो किया है 1206 से लेके 1210 तक, ठीक है। इसके बाद देखिएगा एक शासक और हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, आराम शाह। आराम शाह, आराम शाह ने शासन किया है। इसका शासनकाल लिखेंगे 1210 से 1211। इसके बाद देखते हैं तीसरा शासक इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, और दोस्तों इसने किया है 1211 से 36 तक। चौथा जो शासक हुआ है गुलाम वंश के अंतर्गत ही वो हुआ है रकनुद्दीन फिरोज। सही है। इसका जो कार्यकाल है ज्यादा नहीं है, 1236 में आया था और 36 में ही दोस्तों चला, मतलब कुछ समय के लिए आया, उसी में चला गया था ये। उसके बाद दोस्तों हम जो पढ़ेंगे इसी में रजिया बेगम या रजिया सुल्ताना। रजिया का जो कार्यकाल है वो है 1236 से 1240 तक, थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं, 1236 से 40 तक। इसके बाद जो छठा शासक हुआ है वो हुआ है बहराम शाह। और दोस्तों बहराम शाह ने जो शासन किया है वो 1240 से लेके 42 तक किया इसने। इसके बाद जो सातवां शासक आता है इसी गुलाम वंश के अंतर्गत वो आता है मसूद शाह। और दोस्तों मसूद शाह की अगर हम बात करते हैं तो इसने शासन काल है इसका 1242 से 1245 तक। इसके बाद जो आठवां शासक हुआ है दोस्तों, लिखते रहेंगे सभी लोग, 1200, अगर हम आठवां देखें तो इसमें आता है नसरुद्दीन महमूद। दोस्तों इसका जो कार्यकाल है 1245 से 1266। इसके बाद एक शासक और हुआ है दोस्तों, उसका नाम है बलवन। और दोस्तों बलवन की मैं बात करता हूं तो इसका जो कार्यकाल देखने को हमें मिलता है वो 1266 से 1286। इसके अंतर्गत अगर हम दोस्तों बात करते हैं, जो 10वां शासक हुआ है वो है केकुबाद। पीछे दिखाई दे रहा है, तेरा दिखाई ना दे रहा, दे रहा है, चल ठीक है। केकू 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 केकुबाद, सही है। और केकुबाद का जो कार्यकाल हमें देखने को मिलता है 1286 से लेके 1290 तक।
इसके बाद जो 11वां शासक हुआ है जो और अंतिम बताया जाता है वो कैम्यूर है। शमसुद्दीन कैम्यूर लिखेंगे, कैम्यूर। शायद अब नहीं दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये हुआ है 1290 से लेके 1290 में ही आया दोस्तों, 92 में ही चला गया। और दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जो कैम्यूर है यही दोस्तों क्या है, अंतिम शासक है गुलाम वंश का, अंतिम शासक, ठीक है। तो देखिएगा कुल मिलाकर दोस्तों मैं बात करता हूं तो गुलाम वंश के जो अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं वो इतने शासक पढ़ेंगे और कुल शासकों की जो संख्या है इसमें वो 11 है दोस्तों। अब देखिएगा 11 शासक पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम चाहिएगा और 11 शासकों को अगर अच्छे से पढ़ना है तो दोस्तों मुझे आपको टाइम देना होगा। और टाइम जैसे जैसे हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं जैसे तरह से कहानी रूप में, तो कहानी रूप में ही हमें इनके बारे में जानना है कि भाई इनकी कहानी है क्या। भाई इतने शासक हुए हैं, कुछ लोग आपको बता देंगे भाई कुतुबुद्दीन ऐबक अच्छे से पढ़ा देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मान लीजिएगा इल्तुतमिश अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। उसके बाद मान लीजिएगा आपको पढ़ा देंगे जैसे कि रजिया सुल्ताना हो गई, जैसे बलबन हो गया। तो इनकी कहानी तो हमें पता है, लेकिन दोस्तों मैं अगर बात करूं कि और भी तो शासक हुए भाई, उनकी कहानी क्या है, वो भी तो राजा हुए। तो दोस्तों अगर इस तरह से पढ़ना है तो थोड़ा सा मुझे वक्त लगेगा इस गुलाम वंश को पढ़ाने के लिए। बहुत विस्तार पूर्वक कहानी पढ़ेंगे और जहां हमें लगेगा लिखने के लिए वहां हम लिखते रहेंगे। तो दोस्तों लिख लिया होगा सबने पीछे, ठीक है। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं भैया और स्क्रीनशॉट जो ले लें अगर लेना चाह रहे हैं, जिसने नहीं लिखा है, ठीक है। तो देखिएगा अब हम गुलाम वंश में पढ़ेंगे सबसे पहला शासक जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसमें पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। और दोस्तों इसका जो कार्यकाल है वो 1206 से 1210 ईस्वी तक, ज्यादा लंबा कार्यकाल नहीं है। अब देखिएगा कहानी समझते हैं सभी लोग कि इसकी कहानी क्या है। कुतुबुद्दीन ऐबक, हेडिंग डाल लो सभी लोग पीछे भी। और अब देखते हैं कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी क्या है और कुतुबुद्दीन आखिर है कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे शासक बना। अब देखिएगा मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि जब मोहम्मद गोरी की दोस्तों मृत्यु हो जाती है, आप कहानी समझेंगे सभी लोग, बहुत जबरदस्त कहानी है। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की सॉरी अबे बैठ जा यार, हाँ बैठ जा, यानी बाहर कर दूंगा, हाँ बैठ जा। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर मैं बात करता हूं कहानी क्या है। मोहम्मद गोरी का अगर हम देखें कि जब आक्रमण हुए, लगभग उसने 15 बार आक्रमण किया मोहम्मद गोरी ने। 15 बार आक्रमण में अगर मैं देखता हूं तो भारत में उसके 15 आक्रमण ऐसे थे जिसके द्वारा उसने भारत में एक तुर्की साम्राज्य की स्थापना करी। और दोस्तों तुर्की साम्राज्य का जो कह सकते हैं कि स्थापना करने का किसी आक्रमणकारी को श्रेय जाता है वो तो मोहम्मद गोरी था। अब मोहम्मद गोरी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो मोहम्मद गोरी का ही गुलाम कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है एक खोकर जनजाति के द्वारा, उसको मार दिया जाता है, तो उसने अपना सारा साम्राज्य, तो अगर हम बात करें तो सारा साम्राज्य उसने 3 गुलामों में बांटा था। कह सकते हैं कि वो 3 गुलाम कौन कौन से हैं मोहम्मद गोरी के, ध्यानपूर्वक सुनना सारी बातें। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है तो मोहम्मद गोरी के 3 प्रसिद्ध गुलाम थे। अगर मैं बात करता हूं 3 प्रसिद्ध गुलाम थे दोस्तों, मोहम्मद गोरी के 3 प्रसिद्ध गुलाम थे और उन 3 प्रसिद्ध गुलामों की मैं बात करता हूं तो वो कौन कौन से थे दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक।
दूसरा था यलदोज, यलदोज। एक का नाम था नसरुद्दीन कवाचा। ठीक है, मोहम्मद गोरी के अगर 3 प्रसिद्ध गुलाम पूछा जाए तो वो 3 प्रसिद्ध गुलाम कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदोज और नसरुद्दीन कवाचा। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है दोस्तों, तो उसने मृत्यु के दौरान अपने सारे साम्राज्य का बंटवारा, कह सकते हैं कि भारत का और गजनी का, वो सारा साम्राज्य जो बांटा था वो मोहम्मद गोरी ने, वो 3 प्रसिद्ध गुलामों में बांटा था। तो जब 3 प्रसिद्ध गुलामों में बंटवारा किया था मोहम्मद गोरी ने, तो वो बंटवारा कैसे हुआ था वो थोड़ा सा ध्यान देखना है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो बंटवारे में मिला था वो लाहौर मिला था दोस्तों। ठीक है, इसको जो मिला था दोस्तों वो गजनी मिला था, जहां से वो रहता था, गजनी। इसको मिला था दोस्तों सिंध, मुल्तान। कह सकते हैं कि सिंध एवं मुल्तान का सूबेदार किसको बनाया गया था? नसरुद्दीन कवाचा को। और कह सकते हैं जो गजनी का सारा साम्राज्य मिलता है वो यलदोज को। और कह सकते हैं कि जो लाहौर मिलता है और उसके साथ साथ दिल्ली भी इसको ही मिलेगा, वो आगे बताऊंगा मैं कहानी, लेकिन थोड़ी सी बैक कहानी आपको बता रहा हूं। तो लाहौर इस तरह से कह सकते हैं कि सारे साम्राज्य का बंटवारा हो जाता है। अब देखते हैं कि भाई जब कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बनता है, तो राजा बनने के बाद इसने अपनी कोई भी उपाधि ऐसी नहीं ली जिससे कि लोगों को लगे कि ये सुल्तान है। मतलब कि एक साधारण उपाधि, छोटी छोटी सिपा सलार की उपाधि इसने ली थी, लिख दूंगा यहाँ पर। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको ये पता चल चुका होगा कि 3 प्रसिद्ध गुलामों में बंटवारा हुआ, और इसकी कहानी अब कुतुबुद्दीन ऐबक से जोड़ते हैं कि इनका क्या रोल है और इनका क्या रोल है दोस्तों। तो अब कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्ट करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे कैसे शासक बनता है। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं इसी कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपना राज्याभिषेक कराया था, राज्याभिषेक, तो राज्याभिषेक जो कराया था इसने कराया था लाहौर में। कहां कराया था? लाहौर में। अगर मैं बात करता हूं तो इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपनी राजधानी बनाई थी, तो राजधानी बनाई थी लाहौर को। कह सकते हैं कि इसका जो राज्याभिषेक हुआ था वो लाहौर में हुआ था, और इसने राजधानी क्या बनाई थी? दिल्ली सल्तनत की वो बनाई थी दोस्तों लाहौर। तो देखिएगा, जब कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बनता है, तो राजा बनने के बाद अभी भी अगर मैं बात करता हूं, अभी भी जब कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बना, तो राजा बनने के दौरान अभी दिल्ली पूरा स्वतंत्र नहीं था। तुर्की साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन अभी भी कुछ राजपूत राजा ऐसे थे जो दिल्ली को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। इसीलिए अगर मैं बात करता हूं तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसा शासक था, ऐसा व्यक्ति था, एक उदारवादी मान सकते हैं कि जैसे उदार नीति का पालन करना। कुतुबुद्दीन ऐबक को जहां शस्त्रों का प्रयोग करना जरूरी लगता था वहां प्रयोग करता था, वाकई एक शांति के रूप में क्या करता था? शांति प्रिय रूप में शासक करता था। इसीलिए अगर मैं बात करता हूं कुतुबुद्दीन ऐबक की, और क्या बात हो सकती है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक लाखों के दान से भी बड़ा प्रसिद्ध हुआ करता था। मतलब कि इसके दरबार में अगर कोई व्यक्ति आ जाए, चाहे वो राजपूत है या मुस्लिम है, तो इसको बताते हैं कि इतनी दया आती थी कि जब ये नमाज पढ़ के उठता था, जो इसके सामने से गुजरता था उसको बताते हैं कि ये क्या करता था? बहुत दान करता था। जो भी इस पे था, जो भी उस समय उसके वक्त उसके पास रहता था, उसको दान कर देता था। बड़ा मतलब बढ़िया राजा था। अब मैं थोड़ी सी इसकी बैक कहानी आपको दोस्तों बताना चाहता हूं कि इसकी बैक कहानी क्या है। बताते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और जब गुलाम था तो मोहम्मद गोरी ने उसको कैसे खरीदा, थोड़ी सी बैक कहानी आप समझेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर मैं बात करता हूं तो बचपन से ही कुतुबुद्दीन ऐबक बड़ा ही एक विद्वान व्यक्ति था। कह सकते हैं कि काफी भाषाओं का इसको ज्ञान था, और भाषाओं के साथ साथ मैं बात करता हूं कि जब ये 5 से 6 साल की आयु में कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, तो कुरान को इतना अच्छे से पढ़ता था, कुरान को इतना अच्छे से लिखता था, लोगों को लगता था कि यार कुतुबुद्दीन ऐबक अपने भाइयों में, मैं बात कर रहा हूं, ये कुतुबुद्दीन ऐबक अपने भाइयों में बड़ा ही सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति मान लीजिएगा, बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति था। लेकिन बताते हैं कि परिवार की दशा धीरे धीरे इसके खराब होने लगती है, और जब खराब होती है तो इसके पिता का, कुतुबुद्दीन ऐबक से साया उठ जाता है, उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु हो जाने के बाद जब
परिवार का खर्च नहीं चल पाता है। तो उस दौरान क्या होता है कि उस समय गुलामों का बाजार लगता था, और जब गुलामों का बाजार लगता था तो कुतुबुद्दीन ऐबक को किसी व्यापारी के द्वारा बेच दिया जाता है, उसके भाइयों के द्वारा, और वो व्यापारी एक गजनी के व्यापार मतलब गजनी के इस कुतुबुद्दीन ऐबक को गजनी ले आता है। और दोस्तों गजनी में अगर मैं बात करता हूं, निसारपुर एक गांव है ये, इस गांव में लाकर इसके दाम लगते हैं। और दाम देखिएगा, मैं बात करता हूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब खाली टाइम में रहता था तो कुतुबुद्दीन ऐबक कुरान को ऐसे पढ़ता था जैसे कि लगता था कि कोई गाना गा रहा हो। कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को हम आज कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जानते हैं दोस्तों, लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को सबसे पहले किस नाम से जानते थे। जब ये कुरान को पढ़ता था तो ऐसा लगता था कि जैसे गाना गा रहा हो। बताते हैं कि कुरान इतनी सुरीली आवाज से पढ़ता था, लोगों को इतना मतलब अपनी ओर आकर्षित कर लेता था कुतुबुद्दीन ऐबक। लोग इसकी ओर इतना आकर्षित हो जाते थे कि इसके मतलब कि दाम लगने लगते थे। कहते नहीं है कि भाई ये 50,000 की बोली है, पीछे से आ रही है 1 लाख की बोली, कोई बोल रहा 6 लाख रुपए मैं दूंगा। मतलब कि इतना मन मोह लेता था जो व्यापारियों का कुतुबुद्दीन ऐबक कि बहुत ही अधिक। और उस समय मैं बात करता हूं तो गजनी का जो शासक था वो मोहम्मद गोरी था। चारों ओर से दाम लगने लगते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के कि भाई मैं इसको खरीदूंगा, कोई बोलता है मैं इसको खरीद लेता हूं। तो मोहम्मद गोरी उस समय शासक था, तो उसको लगा कि यार इस एक मान लीजिए कोहिनूर हीरा ही मान लीजिएगा, एक हीरा टाइप का एक व्यक्ति है, इसको मतलब कैसे मतलब और व्यापारी खरीद सकता है। तो तुरंत मोहम्मद गोरी क्या करता है, पूरे गजनी के व्यापार पे, पूरे गजनी के व्यापारियों पर प्रतिबंध लगा देता है कि कोई भी इस व्यक्ति को नहीं खरीद सकता, इस गुलाम को सिर्फ मेरा अधिकार है, सिर्फ मैं इसको बनाऊंगा। मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से ही अगर मैं बात करता हूं तो ये प्रसिद्ध नहीं था, इसको मोहम्मद गोरी ने एक नया नाम दिया था, वो दिया था कुरान खां। क्या नाम दिया था दोस्तों? इस कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान अच्छी पढ़ता था तो इसको कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, कुरान खां। तो याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था, तो वो कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। और कुरान खां इसलिए कह सकते हैं कि कुरान बहुत अच्छी पढ़ता था। और इस तरह से क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी ने इसको खरीद लिया। धीरे धीरे कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम तो था ही, इसने अपनी योग्यता का परिचय देता रहा। जैसे कि तराइन के युद्ध में इसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुतुबुद्दीन ऐबक धीरे धीरे अपने उच्च पदों पर गठित होता रहा। और धीरे धीरे अगर मैं बात करता हूं तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक दिन एक दासता से मुक्त हो जाता है, मतलब गुलामता से मुक्त हो जाता है, और एक अभियान चलाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिससे कि मोहम्मद गोरी बड़ा प्रसिद्ध होता है। और उस अभियान का नाम मैं अगर बात करता हूं तो वो था बुंदेलखंड का अभियान। इस अभियान के दौरान अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, इस अभियान के बाद ही ये गुलामता से मुक्त हो जाता है। मतलब मोहम्मद गोरी कहता है कि भाई तू आज के बाद गुलाम नहीं है। तो बुंदेलखंड अभियान के दौरान इसको क्या हो जाता है दोस्तों, गुलाम से मुक्त हो जाता है। और एक दिन यही गुलाम बन जाता है दिल्ली सल्तनत का राजा। थोड़ा सा देखना है कि इसका राज्याभिषेक कहां हुआ था, ध्यान रखना है। लाहौर में। राजधानी क्या बनाई थी इसने, लाहौर में। गजनी के किस बाजार से इसको खरीदा गया था मोहम्मद गोरी के द्वारा, निसारपुर। निसारपुर कहां पड़ता है, गजनी में। मोहम्मद गोरी ने किस नाम से इसको प्रसिद्ध किया था, सबसे पहले कुरान खां। कुतुबुद्दीन ऐबक को किस नाम से हम जानते हैं, कुरान खां के नाम से। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलामता से मोहम्मद गोरी ने कब मुक्त किया था, किस अभियान के दौरान, तो आप बताएंगे बुंदेलखंड का अभियान 1202 ईस्वी। कब है दोस्तों ये, 1202 ईस्वी। 1202 ईस्वी में इसने गुलामता से कह सकते हैं कि मुक्त कर दिया था। किसको, मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को। दोस्तों अब मैं चलता हूं दोस्तों नई कहानी की ओर। वो कहानी क्या है, अगर मैं बात करता हूं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जब शासक बनता है और शासक बनने के बाद देखिएगा इसके सामने कुछ कठिनाइयां थी, कुछ समस्या थी। बहुत समस्या देखते हैं। सबसे पहले क्या थी देखिएगा, सबसे पहले इसके सामने एक समस्या थी राजपूतों की।
और राजपूतों में सबसे बड़ी समस्या बन रहे थे चौहान वंश के, अभी भी कुछ चौहान वंश के वंशज। दोस्तों मैं बात करता हूं कि चौहान वंश तो अंत हुआ था, चौहान वंश जरूर समाप्त हो गया था, लेकिन चौहान वंश के अभी भी कुछ ऐसे राजा थे जिन्होंने कि कुतुबुद्दीन ऐबक को राजा बनने से इनकार कर दिया और कहा कि दिल्ली और लाहौर जो है वो राजपूतों का है। कह सकते हैं कि जो दिल्ली था वो चौहान वंश के कुछ राजाओं का है। मतलब इस तरह से इसके सामने विरोध पे विरोध होने लगते हैं। लेकिन जो इसके 3 प्रसिद्ध गुलाम थे, जो इसके मान लीजिएगा मित्र थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, यलदौज, नसरुद्दीन कबाचा, ये इसका बड़ा समर्थन करते थे और कहते थे कि भाई हम इस साम्राज्य का बंटवारा ऐसे ही रहने देंगे, हम किसी राजपूत को सत्ता स्थापित नहीं करने देंगे। इसीलिए दोस्तों जब इसके शासनकाल में विद्रोह पे विद्रोह होने लगते हैं तो इसने कुछ अपनी क्या करी, इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन राजपूतों के लिए उदार नीति अपनाई, उदार नीति का पालन किया, ताकि क्या हो कि ये राजपूत क्या करें, अपना विद्रोह समाप्त कर दें। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक शक्तिशाली तो था, लेकिन दोस्तों अभी क्या हुआ है, साम्राज्य की स्थापना हुई है तुर्की साम्राज्य की, लेकिन मैं बात करता हूं राजपूतों की, कि राजपूत अभी मानने को राजा इसको तैयार नहीं है। इसीलिए दोस्तों इसने अपने आप को राजा का ही नहीं, एक छोटी सी उपाधि इसने अपनी धारण करी, सुल्तान इसने नहीं कहा अपने आप को, इसने कहा सिपा सलार। क्या कहा? सिपा सलार। सिपा सलार की उपाधि इसने धारण करी, एक छोटी सी उपाधि। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी उपाधि ली थी। दोस्तों बस इसके बारे में कुछ यही है। इसके कुछ कार्य हैं, देखते कौन कौन से कार्य हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कुतुबुद्दीन ऐबक को कि किस किस नाम से जाना जाता है, कौन कौन से नाम है, मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक के अन्य नाम। तो अन्य नामों में बात करता हूं तो इसको कहा जाता है लाख वक्स। क्या कहा जाता है? लाख वक्स। लाख वक्स कहा जाता है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो मैंने बताया था इसको कहा जाता है कुरान खां। क्या कहा जाता है? कुरान खां। कुरान खां। इसको कहा जाता है दोस्तों हातिम द्वितीय। क्या कहा जाता है? हातिम द्वितीय। अगर मैं बात करता हूं कि भाई और किस नाम से जाना जाता है इसको, जैसे कि लाख बख्श हो गया, कुरान खां हो गया, हातिम द्वितीय हो गया, और कह सकते हैं कि और किस नाम से हम जानते हैं, बस यही फिलहाल 3 नाम है इसके। लाख बख्श का अर्थ होता है जैसे कि लाखों का दान करना। क्या करता था ये? लाख बख्श का अर्थ क्या है? लाखों का दान करने वाला। कुरान खां का मतलब है कुरान अच्छी पढ़ता था, ये लिख लेना, कुरान अच्छी पढ़ता था ये, इसलिए इसको कुरान खां कहा गया। हातिम द्वितीय क्या? हातिम द्वितीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हाथियों का हातिम द्वितीय इसलिए कहा जाता है इसको कि ये न्याय का प्रतीक था। मतलब कि ये न्याय कोई भी आ जाए, कह सकते हैं कि हातिम के नाम से इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि हर व्यक्ति को ये समान न्याय देता था, इसलिए इसको हातिम द्वितीय कहा गया। इसको दोस्तों एक नाम से और जानते हैं, देखिए ध्यान आ गया मेरे, पीर बख्श। किस नाम से? पीर बख्श। पीर बख्श के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि ये हाथियों का बहुत अधिक दान करता था, मतलब कि हाथियों का दान बहुत अधिक करता था। तो याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या क्या नाम से जानते थे? लाख बख्श, कुरान खां, हातिम द्वितीय और कह सकते हैं कि पीर बख्श। कह सकते हैं कि इसको एक नाम से और जान सकते हैं, जैसे कह सकते हैं कि चंद्रमा का देवता का प्रतीक कौन था? चंद्रमा का देवता किसको कहा जाता है? वो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। चंद्रमा का देवता। चंद्रमा का देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐबक का अर्थ ही क्या होता है? ऐबक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? चंद्रमा का देवता। तो याद रखना है कि ऐबक का जो अर्थ है वो चंद्रमा का देवता है, इसीलिए इसको दोस्तों क्या कहा जाता है? चंद्रमा का देवता। तो याद रखना है इतने नामों से इसको जाना जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक बड़ा ही अच्छा व्यक्ति था क्योंकि इसे लाखों का दान बहुत करता था, लोगों गरीबों की मदद करता था, इसीलिए कह सकते हैं कि बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ था ये। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ निर्माण करे हैं। वो निर्माण में बात करना चाहता हूं कि वो निर्माण क्या थे। इसने बनाया था कुतुब मीनार की नींव रखी थी। कुतुब मीनार, हाँ कुतुब मीनार की नींव रखी थी दोस्तों इसने, और इसने
अजमेर में 2.5 दिन झोंपड़ा का निर्माण, 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण कराया था दोस्तों। तो इसके दो प्रसिद्ध बहुत निर्माण है, याद रखना है। इसने निर्माण कराया, कुतुब मीनार की नींव रखी थी और 2.5 दिन झोंपड़े का निर्माण कराया था। कुतुब मीनार जो है दोस्तों वो है कहां पर, वो है दिल्ली में। कहां पर है, दिल्ली में। और कह सकते हैं कि दिल्ली में किस जगह पर, मेहरौली एक जगह है, मेहरौली में इसकी कुतुब मीनार की नींव रखी थी इसने। दिल्ली में तो है, लेकिन दिल्ली में कौन सी जगह पर है, मेहरौली। इसके बाद 2.5 दिन झोंपड़े का जो निर्माण कराया था दोस्तों, अजमेर में कराया था इसने। ठीक है, तो अजमेर में इसने क्या कराया था, 2.5 दिन झोंपड़े का निर्माण भी कराया था दोस्तों। याद रखना है, बहुत प्रसिद्ध यहां से इसके निर्माण है, 2 ही प्रसिद्ध बहुत निर्माण है जिससे आपसे पूछा जा सकता है। कुतुब मीनार की नींव कहां पे रखी थी, दिल्ली में। दिल्ली में किस जगह पर, मेहरौली में। 2.5 दिन झोंपड़े का निर्माण कहां कराया दोस्तों, अजमेर में। अब देखते हैं आगे क्या इसके बारे में और कुछ मिलता है देखने को। कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम बात करते हैं तो इसका सबसे प्रसिद्ध जो खेल था, इससे पूछा जाए कि सबसे इसका प्रसिद्ध खेल कौन सा था, तो प्रसिद्ध खेल अगर मैं बात करता हूं तो वो था चौगान पोलो। चौगान पोलो इसका सबसे प्रसिद्ध खेल था। पूछा जा सकता है कि सबसे प्रसिद्ध कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन सा खेल था, तो चौगान पोलो था। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि तुर्की लोगों का प्रिय खेल कौन सा था, प्रिय खेल कौन सा था, तो चौगान पोलो। कौन सा था, चौगान पोलो। मतलब कि अगर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाए कि पोलो खेल की देन किसकी, पोलो खेल की देन भारत में किस देश की है, तो याद रखना है वो कह सकते हैं कि जो गजनी के लोग थे, जो अफगानिस्तान देश की माना जाता है। या गजनी के लोग क्या खेलते थे दोस्तों, वो पोलो खेलते थे। मतलब तुर्की लोगों का सबसे प्रिय अगर कोई खेल है वो है पोलो। और पोलो खेल की देन जो है भारत में जो खेला जाता है आज वर्तमान में, वो अफगानिस्तान है, क्योंकि गजनी से ही ये पोलो खेल आया था। प्रसिद्ध खेल चौगान पोलो, तुर्की लोगों का प्रिय खेल चौगान पोलो। और इसकी अगर मैं बात करता हूं कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मैं बात करता हूं तो चौगान पोलो खेलते समय क्या हो जाती है दोस्तों, इसकी घोड़े से गिरकर क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। तो याद रखना है कि चौगान पोलो खेलते समय किस गुलाम वंश के राजा की मृत्यु हुई थी, तो सीधा सा जवाब देना है आपको कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे चलते हैं दोस्तों, और क्या इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कुतुबुद्दीन ऐबक से। बड़ा ही अच्छा राजा था कुतुबुद्दीन ऐबक भैया। देखें, अगर मैं इसकी बात करता हूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है, तो मकबरा है लाहौर में। अगर पूछा जाए कि दफनाया, इस तरह से भी अगर पूछा जाए दफनाया कहां गया था, लाहौर में। घोड़े से गिरकर मृत्यु कहां हुई थी, लाहौर में। अगर पूछा जाए कि इसकी राजधानी क्या थी, तो राजधानी थी लाहौर में। ठीक है दोस्तों, तो लाहौर से कई प्रकार के क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक से मकबरा कहां, इसका लाहौर में। दफनाया कहां गया था, लाहौर में। घोड़े से गिरकर मृत्यु कहां हुई थी, लाहौर में। इसने राजधानी क्या बनाई थी, लाहौर में। अगर पूछा जाए कि राज्याभिषेक कहां हुआ था, मैंने पीछे बताया था राज्याभिषेक, तो दोस्तों याद रखना, सारा एक साथ ही लिख लेना, ये राज्याभिषेक जो हुआ था वो दोस्तों लाहौर में ही हुआ था। तो 4-5 पॉइंट यहां से पूछे जा सकते हैं, एक साथ लिख लो कुतुबुद्दीन ऐबक से। लाहौर से संबंधित प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। अगर मैं बात करता हूं, लिख लिया होगा, चलो आगे चलते हैं।
आगे क्या देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और क्या ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों। बस मैं समझता हूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक से बस यही आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। और देखिएगा एक जबरदस्त कहानी के साथ नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं और वो नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, जैसे इल्तुतमिश हम पढ़ेंगे उसके साथ हम पढ़ेंगे आराम शाह। ठीक है, इल्तुतमिश आराम शाह पढ़ेंगे पहले और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, इल्तुतमिश पढ़ेंगे, उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज। मतलब ऐसे धीरे धीरे हम पार्ट बाय पार्ट चलते रहेंगे दोस्तों। मैं समझता हूं कि ये पार्ट समझ में आ गया होगा। ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर कर दो इसको, जितना भी आपको लगे कि हाँ वीडियो सही है और काम का है तो आप जरूर इसको लाइक सब्सक्राइब भी करते रहें चैनल को हमारे। और जब तक आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे भैया तो हमें भी थोड़ा सा जुनून नहीं आएगा। जुनून तभी आता है जब आप लोग थोड़ा सा हमारा समर्थन करेंगे। जैसे कि अभी समर्थन कर रहा था, पीछे अभी बैठा था भाई, आया 8 बजे और बोल रहा कि सर जी कौन सा टॉपिक चल रहा, तो भाई ऐसे समझ में नहीं आएगा। हाँ ठीक है भैया, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। तब तक के लिए भैया धन्यवाद, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।